सर कर मैं कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 56। अक्षत और मीरा के साथ सभी घर वालों की नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। देर रात सभी सोने चले गए। अगली सुबह मीरा उठी, नहाकर नीचे आई। सभी नाश्ता करने के लिए साथ बैठे थे। विजय और अर्जुन ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। दादू भी टहलने चले गए। नीता और राधा किचन के कामों में व्यस्त थी और निधि अपने फोन में। अक्षत अभी तक सो रहा था। मीरा अपने कमरे में चली आई। कॉलेज के 3 साल पूरे हो चुके थे। अब वह क्या करे? घर में रहकर वह बोर हो जाती थी। उसने निधि से इस बारे में बात की तो निधि ने कहा, तुम सिविल्स की तैयारी क्यों नहीं करती? वैसे भी तुम्हें समाज सेविका बनना है तो सिविल्स में जाकर तो तुम और अच्छा कर लोगी। मीरा ने निधि की बात सुनी और मन ही मन कहा, तुम्हें कैसे बताएं कि हमारे पास पहले से इतना सब है कि हमें नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। जो पैसे हैं उन्हें दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, तुम ये सोच रही होगी कि पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा, है ना? तो चिंता मत करो, पापा है ना, वो सब कर देंगे। वैसे भी अब तुम इस घर की बहू हो। निधि ने कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी है मेरी शादी की। मीरा ने घूरते हुए कहा, तुम्हारी होगी तभी तो हमारा नंबर आएगा ना। निधि ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या कहा? मीरा ने कहा, अरे कुछ नहीं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या करना है? निधि ने कहा, कुछ बच्चे अडॉप्ट करके उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। मीरा ने कहा, तुम जरूर करोगी, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। निधि ने उसे गले लगाते हुए कहा। दोनों बातें करते रही। मीरा ने देखा घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं और अक्षत का अभी तक कुछ अता पता नहीं। वह उठकर कमरे से बाहर आई और देखा अक्षत का कमरा अभी भी बंद था। मीरा अक्षत के रूम के सामने आई और दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। अक्षत सो रहा था। मीरा मुस्कुराई और जाकर खिड़की से पर्दे हटा दिए। धूप सीधा अक्षत के ऊपर आ गिरी। नींद में खलल पड़ने से उसने कंबल मुंह तक डाल ली, जो कि आधी बेड के साइड में लटक रही थी। मीरा को लगा अक्षत उठ गया होगा, लेकिन वो तो फिर सो गया। मीरा जैसे ही उसकी ओर आई, उसका पैर कंबल में उलझा और वो सीधा अक्षत के बगल में जा गिरी। अक्षत के मुंह से कंबल नीचे आ गया तो मीरा उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगी। सोते हुए कितना मासूम दिख रहा था वो। उस पर मीरा उसे इतने करीब से देख रही थी। उसने अक्षत की आंखों पर आते हुए बालों को साइड किया। अक्षत ने नींद में उसका हाथ पकड़ा और गाल के नीचे लगाकर सोते हुए कहा, सोने दो ना मीरू, 11 बज रहे हैं, इतनी देर तक कौन सोता है? मीरा ने कहा। चुप करो, अक्षत ने कहा और फिर से सो गया। मीरा मुस्कुराते हुए सोचने लगी, कितने अजीब है ना ये। इतनी खूबसूरत लड़की इनके सामने है और ये सोने की बातें कर रहे हैं, आलसी कहीं के। मीरा उठी और उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीरा ने मुड़कर देखा तो वह अधखुली आंखों से उसे ही देख रहा था। अच्छा, तो आप सो नहीं रहे थे? मीरा ने कहा। बैठो, अक्षत ने उठकर बैठते हुए कहा। हालांकि मीरा का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। मीरा बैठ गई और अक्षत के बालों को सही करते हुए कहने लगी, इतनी देर तक सोते रहेंगे तो आपके क्लाइंट केस बंद करके भाग जाएंगे। वकील साहब, अभी बना नहीं हूँ। कल बात हुई थी यूनिवर्सिटी में, 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद वापस दिल्ली। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अक्षत ने कहा। फिर? मीरा ने कहा, तुम्हारे साथ। अक्षत ने प्यार से अपना सर मीरा की गोद में रखते हुए कहा और उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। मीरा अपनी उंगलियों से उसके बालों में घुमाने लगी। अक्षत ने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझ पे है और मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहता। जीजू और दी से बात हो गई है। उन्होंने तुम्हें वहां आने के लिए कहा है और वो बहुत खुश भी है। मैं वहां रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा। और हम क्या करेंगे? मीरा ने कहा, तुम मेरा ख्याल रखोगी जैसे यहाँ रखती हो। वैसे तुम वहां अपने काम पर भी काम कर सकती हो। अक्षत ने हक जताते हुए कहा। हम बहुत लकी हैं, मीरा ने कहा। कैसे? अक्षत ने पूछा। हमें आप जो मिले, हमने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी होगा हमारी जिंदगी में जो हमें इतना सपोर्ट करेगा
और हमारी भावनाओं को समझेगा। मीरा ने सहजता से कहा, मीरू, हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि वो अपनी जिंदगी में चाहता क्या हूँ। तुमने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया है, मुझे प्यार करना सिखाया है, और सबसे मोस्ट वैल्यूड कि तुमने मुझे परिवार से जुड़ना सिखाया है। मैं अकेला रहता, किसी बात नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने परिवार और रिश्तों की अहमियत समझी है मीरा। अक्षत ने कहा, ये सब खूबियां आप में पहले से ही हैं, बस आप देख नहीं पाए। मीरा ने कहा, मैंने ये सब तुम्हारी आंखों से देखा है। अक्षत ने गोद से सर हटाकर उठते हुए कहा, और मैंने ये सब आपकी आंखों में देखा है। पता है आप उतने भी लापरवाह भी हैं जितना मैं समझती थी। मीरा ने शरारत से कहा, हाँ थोड़ा सा तो हूं तुम्हारे प्यार में। अक्षत ने कहा। उसने ऐसे कहा तो मीरा एकटक उसकी ओर देखने लगी और कहा, जब प्यार है तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, किसी और का हक नहीं हो सकता उस पर। अक्षत ने कहा, मत करो हमसे इतना प्यार कि हम आपके अलावा कुछ और सोच ही ना पाए। मीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे दिल में अपने लिए इतना प्यार भर दूंगा मीरा कि तुम कभी मुझे भूल नहीं पाओगी। तुम्हारी आंखों में अगर कुछ नजर आएगा तो सिर्फ मैं और मेरा प्यार। आशिक तो बहुत देखे होंगे तुमने अपनी जिंदगी में, पर मेरे जैसा सरफिरा आशिक नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं तो याद रखना, जिस दिन तुमने मुझे भूलने की कोशिश की तुम्हारी जान ले भी सकता हूं। अक्षत थोड़ा सीरियस हो गया। उसे इस तरह देखकर मीरा ने अपना सर उसके सीने से लगाकर कहा, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे, हम हमेशा आपके पास रहेंगे। देखिए कितनी जोरों से धड़क रहा है आपका दिल, आपकी इन्हीं बातों से डर लगता है हमें। और मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरता हूं मीरा। अक्षत ने उसे बाहों में समेटते हुए कहा, इतना चाहते हैं हमें? मीरा ने आंखें मूंदे हुए कहा। वो अक्षत की धड़कनें अभी भी साफ सुन पा रही थी। हाँ, खुद से भी ज्यादा, अक्षत ने कहा। मीरा उसके सीने से लगी रही। साल का पहला दिन था और उसकी शुरुआत इतनी प्यारी थी। कुछ देर बाद अक्षत का फोन बजा। मीरा अक्षत से दूर हुई और अक्षत फोन पर बात करने लगा। उसे किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मीरा से चाय का बोलकर अक्षत नहाने चला गया। मीरा नीचे चली आई। उसने अक्षत के लिए चाय बनाई। नाश्ता पहले से तैयार था। अक्षत नीचे आया, उसने नाश्ता किया और राधा को बोलकर घर से बाहर निकल गया। आज अक्षत के लिए बहुत बड़ा दिन था। पिछले कई दिनों से वह किसी जरूरी काम में लगा हुआ था और आज वह पूरा होने जा रहा था। दिन भर वह लोगों से मिलता रहा और काम करता रहा। उसी शाम राधा, नीता और दादी माँ हॉल में बैठकर अर्जुन की शादी का एल्बम देख रहे थे। विजय और अर्जुन ऑफिस से आ चुके थे और शाम की चाय पी रहे थे। मीरा भी वहीं सबके साथ बैठी थी। तभी डोरबेल बजी। अक्षत होगा सोचकर मीरा ने कहा, हम खोल देते हैं। मुस्कुराते हुए मीरा दरवाजे की ओर बढ़ी। सुबह के बाद ना उसने अक्षत को देखा था, ना ही उससे कोई बात हुई थी। मीरा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक रोबीला आदमी खड़ा था और उसके साथ कुछ पुलिस वाले और एक काला कोट पहने वकील था। मीरा कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो रोबीला इंसान साइड हटा और मीरा की नज़र उसके पीछे खड़े इंसान पर पड़ी, जो कि अमर प्रताप सिंह ही था। उसे वहां देखकर मीरा का दिल धक से रह गया। मीरा, क्या हुआ बेटा, कौन है? विजय ने हॉल से ही आवाज़ लगाकर कहा। मीरा की आवाज़ जैसे उसके गले में ही अटक गई। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वह फटी आंखों से अमर को देखती रही। अमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बस खामोशी से मीरा को देख रहा था। अमर और बाकी सब अंदर चले आए। अमर को वहां देखते ही राधा का मन किसी अनहोनी के डर से घबराने लगा। विजय ने पूछा, जी कहिए, आप लोग इस तरह? यह है मिस्टर अमर प्रताप सिंह, इस शहर के जाने माने और प्रताप इंडस्ट्रीज के मालिक। इन्होंने दावा किया है कि आपके घर में रह रही लड़की मीरा सिंह राजपूत इनकी बेटी है और इन पेपर से ये प्रूव होता है आपने गैर कानूनी तरीके से इनकी बेटी को अपने पास रखा हुआ है। पास खड़े वकील ने कहा। विजय ने सुना तो हैरान रह गए और राधा की ओर देखकर कहा, राधा, क्या कह रहे हैं ये लोग? राधा अमर के सामने आई और गुस्से से कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? सावित्री को तो तुम पहले ही मार चुके हो, अब यहां क्यों आए हो? राधा की आवाज गुस्से से कांप रही थी और वह लगातार अमर को घूरे जा रही थी।
अमर ने सहजता से कहा, सावित्री के जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना तुम्हें। पिछले 22 सालों से मैं तुम्हें पूछते आ रहा हूं कि मेरी पत्नी और बेटी कहाँ है, मुझे उससे मिलने दो, पर तुमने मुझे सावित्री और अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया। तुमने जो देखा और सुना उसे तुमने सच मान लिया और ये फैसला भी कर लिया कि मैं बुरा इंसान हूं। सालों बाद मुझे सावित्री के गुजर जाने की खबर मिली और उसके बाद मैं अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद खो चुका था। उस रात जब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और कहा कि मीरा तुम्हारी बेटी है, तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और मैंने अपने स्तर पर छानबीन करवाई। खोज से पता चला कि तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है और मीरा उसकी दोस्त है। कॉलेज में पूछताछ की तो पता चला कि मीरा कोई और नहीं बल्कि मेरी और सावित्री की बेटी है। उसका पिता होने के हक से मैं उसे लेने आया हूं। मीरा कहीं नहीं जाएगी, राधा ने गुस्से से कहा। यह फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? इसे इतने साल मुझसे दूर रखकर तुम पहले ही बहुत ज्यादतियां कर चुकी हो, अब और नहीं। मीरा को मैं यहां से लेकर जा रहा हूं। अमर ने राधा की आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा। हम कहीं नहीं जाएंगे, मीरा ने कहा। हमने आपकी राय नहीं मांगी है मीरा, अपना फैसला सुनाया है, अमर ने मीरा की ओर देखकर कहा। आप कौन होते हैं हम पर हक जताने वाले? जब इतने सालों में कभी आपने हमारे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की, तो फिर आज क्यों आए हैं आप? हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम बालिग हैं और कानून हम भी जानते हैं। बिना हमारी मर्जी के आप हमें यहाँ से नहीं ले जा सकते। मीरा की आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। सुना तुमने? अब जाओ यहाँ से। मीरा कहीं नहीं जाएगी और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाएगी, राधा ने कहा। अमर ने एक नजर मीरा को देखा और फिर राधा से कहा, जोर जबरदस्ती करके मैं उसे यहां से ले जाना चाहता भी नहीं। वो मेरी बेटी है, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं। उसके बाद वो जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। राधा को विश्वास था कि मीरा अमर के साथ नहीं जाएगी। उसने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने पलकें झपकाकर मीरा अमर के साथ बालकनी की ओर चली आई। शीशे के उस पार जहां से बाकी सब उन दोनों को देख पा रहे थे, न सुन पा रहे थे। राधा बार बार मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि सब ठीक हो जाए और मीरा कोई गलत फैसला ना ले। उसे बेचैन देखकर विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे शांत रहने को कहा। वकील ने एक पेपर विजय की ओर बढ़ाकर कहा, अगर मीरा उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है तो आप सभी जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इन पेपर्स के मुताबिक आप लोगों ने मिस्टर प्रताप की बेटी को गैर कानूनी तौर पर अपने घर में अगवा करके रखा है। पर यह सच नहीं है, मीरा यहां अपनी मर्जी से रह रही थी, अर्जुन ने कहा। यह सब दलीलें आप कोर्ट में दीजिएगा, वकील ने कहा। अर्जुन के साथ साथ बाकी घर वालों के चेहरों पर भी चिंता के भाव उभर आए। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक परेशानी आ जाती थी। उधर अमर और मीरा के बीच बातचीत चलती रही और इधर सब घर वाले बेचैनी से उनके आने का इंतजार करते रहे। लगभग 15 मिनट के बाद अमर और मीरा हॉल में आए। राधा के साथ साथ सभी मीरा का फैसला जानना चाहते थे। राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, कह दो इन लोगों से कि तुम इनके साथ नहीं जा रही हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम इनके साथ जा रहे हैं आंटी, मीरा ने जैसे ही कहा, राधा की जान हलक में अटक गई। उसने मीरा की बाह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मीरा, ये आदमी तुम्हें भटका रहा है। तुम इसकी बातों का यकीन मत करो मीरा। ये हमारे पिता हैं आंटी, हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। आज तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आज भी दीजिए, हमें इनके साथ जाने दीजिए। मीरा ने हाथ जोड़कर नजरें झुकाते हुए कहा। राधा बदहवास से विजय के पास आई और लगभग रोते हुए कहा, विजय देखो ना, पागल हो गई है ये लड़की, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। वो अच्छा आदमी नहीं है विजय, मैं मीरा को उसके साथ जाने नहीं दे सकती। विजय ने राधा को संभाला और मीरा से कहा, मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? मानता हूं वो तुम्हारे पिता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लो। एक बार राधा की बात सुन लो, हो सकता है वो सही हो। आंटी अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह। हमने बहुत सोच समझकर फैसला किया है अंकल, हमें इनके साथ जाना होगा, मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन को मीरा का अचानक से क्या फैसला कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसके पास आया और कहा, ये क्या कर रही हो मीरा? हम सब तुम्हारे साथ हैं,
इनसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है अर्जुन जी, किसी के दबाव में आकर नहीं, मीरा ने कहा। लेकिन ये सही फैसला नहीं है। तुमने सोचा भी है अक्षत भाई का क्या होगा? ऐसे कैसे तुम एक तरफा फैसला कर सकती हो? निधि ने गुस्से से मीरा के सामने आकर कहा। ये सब मत कहो निधि, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमें जाने दो, इसी में सबकी भलाई है। कहते हुए लगभग मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, तुमने मुझसे वादा किया था मीरा, तुम भाई को छोड़कर नहीं जाओगी, फिर क्यों जा रही हो? मत जाओ मीरा, प्लीज। मीरा ने मुश्किल से आंसुओं को अपनी आंखों में रोका और निधि से अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हमें माफ कर देना निधि, हम तुमसे किया वादा नहीं निभा पाए। कहते हुए मीरा विजय और राधा के पास आई और उनके पैर छूते हुए कहा, आप दोनों ने हमें इस घर में बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप दोनों इतने अच्छे हैं कि हम अगली बार आप दोनों की बेटी बनकर इस दुनिया में आना चाहेंगे। अनजाने में कभी हमने आप लोगों का दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। मीरा ने दादू और दादी के पैर छुए और जैसे ही अर्जुन की ओर आई, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मत जाओ मीरा, प्लीज। मीरा ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आप हमें दोस्त मानते हैं ना, तो फिर हमारी मजबूरी भी समझिए। अर्जुन इसके बाद कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से बहकर आंसू गालों पर आ गए। मीरा ने निधि से बात करनी चाही तो निधि ने उसे पीछे धकेला और रोते हुए ऊपर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मीरा ऐसे सबको छोड़कर चली जाएगी। नीता जो अब तक चुप थी, मीरा के पास आया और कहा, एक बार अक्षत से मिल लो मीरा, उन्हें पता चला कि तुम ऐसे जा रही हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनसे मिले तो सच में नहीं जा पाएंगे और आप सब है ना उन्हें संभालने के लिए। मीरा ने बेमुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, चले मीरा। अमर ने कहा, जी। मीरा कहते हुए उनके साथ चल पड़ी। सभी घरवाले उसे रोकने की मिन्नतें करने लगे, पर मीरा ने जैसे अपने सीने पर पत्थर रख लिया हो। वो किसी की भी बात नहीं सुन रही थी, बस चली जा रही थी। राधा के आंसू तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सभी घर से बाहर आए, तभी सामने से बाइक पर अक्षत आया। उसने देखा पुलिस और कुछ अनजान चेहरे वहां है, तो उसने बाइक को स्टैंड पर लगाया भी नहीं और ऐसे ही छोड़कर उनके पास आकर कहा, मीरा को कहां लेकर जा रहे हो? ये मीरा के पिता हैं और पिता होने के हक से ये उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, मीरा पर किसी का कोई हक नहीं बनता, ये सिर्फ मेरी है, इसे ऐसे कोई लेकर नहीं जा सकता। अक्षत ने गुस्से से कहा, यह फैसला खुद मीरा ने किया है, हमने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अमर ने कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, सो यू जस्ट शट अप। कहते हुए मीरा के सामने आता है और कहता है, तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो मीरा? तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, फिर ये सब क्यों? अक्षत ने कहा। मीरा खामोश रही तो अक्षत अपने पापा के पास आया और कहा, पापा, पापा रोको उसे, वो ऐसे कैसे जा सकती है? उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, फिर वो मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? वो फैसला कर चुकी है। विजय ने हताश होकर कहा, ऐसे फैसला कैसे कर सकती है वो? अक्षत गुस्से से मीरा की ओर आया और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हर बार तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी मीरा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आवाज नीचे, वो हमारी बेटी है, अमर ने अक्षत से कठोरता से कहा। अमर के इन शब्दों ने अक्षत के गुस्से को और बढ़ावा दिया और उसने सबके सामने दोनों हाथों से अमर के कॉलर पकड़ ली और गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, आपकी बेटी होगी बाद में, पहले वो मेरी मीरा है और उसे इस तरह से कोई नहीं ले जा सकता। अक्षत के कॉलर पकड़ने से सभी घर वाले घबरा गए। उसके गुस्से से सब वाकिफ थे, लेकिन अक्षत ने उन्हें नहीं छोड़ा। कांस्टेबल ने अक्षत को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने उसे ही एक घूसा दे मारा। सबके सामने कॉलर पकड़ने से अमर को गुस्सा आ गया और उसने इंस्पेक्टर से कहा, अरेस्ट कर लो इसे, ये जानता नहीं है इसने किसके गिरेबान पर हाथ डाला है। इंस्पेक्टर ने अक्षत को उनसे दूर किया, लेकिन अक्षत उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन और विजय ने उसे दूर किया तो उसने उन्हें भी धक्का दे दिया और मीरा के पास आकर कहा, मीरा, मीरा मत जाओ, मैं सब सही कर दूंगा,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मीरा मत जाओ। तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। मेरी तरफ देखो मीरा, प्लीज एक बार मेरी आंखों में देखो ना। लगभग रो पड़ा था अक्षत, पर मीरा ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। वह बस गर्दन झुकाए खड़ी रही। इंस्पेक्टर ने अक्षत की कॉलर पकड़कर उसे अपनी साइड किया तो अक्षत ने गुस्से में हवा में उनकी ओर हाथ उठा दिया। वह उन्हें मार पाता इससे पहले ही कांस्टेबल ने घूंसा उसके मुंह पर दे मारा और वह जमीन पर जा गिरा। आशु! राधा चीखी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे आगे आने नहीं दिया और कहा, एक बड़े आदमी की कॉलर पकड़ने, कानूनी काम में दखल देने और पुलिस पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं इसे गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, वो थोड़ा गुस्सेल किस्म का है, अनजाने में उससे ये सब हुआ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, विजय ने कहा। हवालात में अच्छों का गुस्सा निकल जाता है, इसका भी निकल जाएगा। कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे, इंस्पेक्टर ने लगभग आदेश देते हुए कहा। अक्षत जमीन से उठा। गिरने की वजह से उसके होठों के साइड से खून आने लगा था। कांस्टेबल ने उसे धर लिया, लेकिन वह छूटने की कोशिश करता रहा। वह चिल्लाता रहा, मीरा से मिन्नतें करता रहा, लेकिन मीरा ने तो जैसे कुछ ना सुनने की कसम खा ली थी। उसकी आंखों के सामने से मीरा अमर के साथ गुजरी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस वालों की पकड़ की वजह से वह घुटनों की बल था। उसने मीरा का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि कोई छुड़ा नहीं पाया। वह लगातार उससे न जाने के लिए बोल रहा था। इंस्पेक्टर ने उससे मीरा का हाथ छुड़ाने की कोशिश की और जब अक्षत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो उसने अपने डंडे से अक्षत के हाथ पर 4 बार मारा। अक्षत की पकड़ ढीली होने से मीरा का हाथ छूट गया और वह अमर के साथ चली गई। अमर मीरा को वहां से लेकर जा चुका था। इंस्पेक्टर ने अक्षत को उठाया और पुलिस की जीप में डालकर ले गए। राधा को तो ये सब देखकर चक्कर आने लगे थे। उसने रोते हुए विजय से कहा, इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब हो रहा है इनके साथ? सारी परेशानियां, सारे दुख इनकी जिंदगी में क्यों? मुझे मेरा आशु वापस चाहिए और मेरी मीरा भी। मैं अपने दोनों बच्चों को इस दर्द में नहीं देख सकती। राधा की हालत देखकर विजय और नीता की आंखों में भी आंसू आ गए। पापा, आप माँ को अंदर लेकर जाइए, मैं वकील से बात करता हूँ, आशु को कुछ नहीं होगा, अर्जुन ने कहा और फिर नीता के पास आकर माँ का ख्याल रखने को कहा और खुद वहां से गाड़ी लेकर निकल गया। जीप में बैठे अक्षत की आंखों के सामने बस मीरा से छूटता अपना हाथ नजर आ रहा था। उसके होठों पर लगा खून अब सूख चुका था। अक्षत का दिमाग सुन्न हो चुका था। मीरा ने ऐसा क्यों किया? वह बस यही सोच रहा था। कुछ देर बाद जीप पुलिस थाने में आकर रुकी। कांस्टेबल ने उसे नीचे उतारा और अंदर लाकर हवालात में बंद कर दिया। अक्षत गुस्से से इंस्पेक्टर को घूरे जा रहा था। इंस्पेक्टर अंदर आया और अक्षत की बुरी तरह पिटाई कर दी, लेकिन उसके मुंह से एक आह तक नहीं निकली। इंस्पेक्टर चला गया। अक्षत नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। आंख के ऊपर चोट था, कंधे पर चोट लगी थी और बाल बिखरे हुए थे। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और ये आंसू मीरा से दूर जाने के गम में थे। उधर अमर की गाड़ी में मीरा उनकी बगल में सर झुकाए बैठी थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर वही रोबीला इंसान बैठा था जो कि अमर का बॉडीगार्ड था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़े जा रही थी। अमर ने मीरा की ओर देखा और कहा, हमें खुशी हुई कि आपने एक सही फैसला किया। इस फैसले से आपकी जिंदगी की सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन झुकाए रखी, जैसे वह अब कुछ देखना ही नहीं चाहती। गाड़ी एक बड़े से आलीशान घर के सामने आकर रुकी। किसी ने गेट खोला और गाड़ी घर के अंदर आकर अमर गाड़ी से उतर गए। मीरा भी नीचे उतरी, उसके साथ मेन गेट के साथ अंदर आई, लेकिन अमर ने उसे वहीं रोक दिया। कुछ देर बाद ही 3 औरतें सजी धजी पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर आई। उनके साथ 2 बड़ी लड़कियां जिन्होंने राजपूती ड्रेस पहन रखी थी और एक उनसे छोटी। साथ में 3 आदमी थे और 3 लड़के थे, जिनमें से 2 किसी रियासत के राजकुमार जैसे दिखाई पड़ रहे थे और छोटा वाला लड़का बहुत प्यारा था। पर ये सब कौन थे मीरा नहीं जानती थी। उन औरतों में जो सबसे बड़ी औरत थी पूजा की थाली लेकर आगे आई। उसने मीरा के माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती उतारने लगी। सभी मीरा के साथ अंदर चले आए। जैसे ही मीरा अंदर आई, उस घर को देखकर उसकी आंखें चुंधियाने लगी। घर बड़ा आलीशान था। महंगा फर्नीचर, फानूस, शोपीस, सोफे वगैरह सब देखकर मीरा हैरान थी। साथ ही हैरान थी वहां खड़े लोगों को देखकर जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। सभी आकर सोफों पर बैठे। सबके चेहरे
खुशी से भरे हुए थे और मीरा खामोश खड़ी थी। अमर उसके पास आया और बड़े आदमी और औरत की तरफ देखकर कहा, ये आपके ताऊजी और ताई जी हैं, श्री सूरज प्रताप सिंह, श्रीमती लाड कंवर। मीरा ने सुना तो हैरानी से उसको डायरी वाली बात याद आई। वह उन तस्वीरों को याद करने की कोशिश करने लगी। उसने उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए। अमर ने उनके बगल में बैठे जोड़े की ओर इशारा करके कहा, यह आपके चाचा चाची हैं, विवान सिंह राजपूत और रतन कंवर। मीरा ने उन्हें भी इशारे से नमस्ते की। अमर ने अपनी दाईं तरफ बैठे बड़े लड़कों की ओर हाथ करके कहा, ये आपके बड़े भाई हैं, अखिल और वैभव। इनके साथ खड़ी ये दोनों आपकी भाभियां हैं, नूतन और पूर्णिमा। मीरा बस उन सबको देखती रही और बाकी सब मुस्कुराते हुए मीरा को। अमर ने अपनी बाईं ओर हाथ करके छोटे लड़के की ओर इशारा करके कहा, ये आपके भाई हैं, विहान सिंह, और इसके साथ जो है वो हैं आपकी बहनें वृंदा राजपूत, और इनके बीच जो बैठी हैं वो है आपकी भुआ सा सौंदर्या बाई सा। ये आपका परिवार है मीरा, जिसमें सिर्फ आपकी माँ की कमी है। कहते हुए अमर की आवाज़ कुछ भारी हो गई। सौंदर्या मीरा के पास आई और उसके चेहरे को हाथ में लेकर कहा, बिल्कुल भाभी सा पर गई हो, आपको किसी की नजर ना लगे। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वह बस खामोशी से सबको देखती रही। सब उसकी आओ भगत में लग गए। इतना सब देखकर मीरा को न जाने क्या हुआ। वह भागते हुए वहां से एक कमरे की ओर गई और उसे अंदर से बंद करके पीठ दरवाजे से लगा ली। वह रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी, पर सारा दर्द उसकी आंखों में सिमट कर रह गया। किस्मत उसे किस मोड़ पर ले आई थी ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर मैं। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 56। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी, बाय।